A very good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we have reached the third part of a chapter, that is the Mughal Empire, हम मुग़ल साम्राज्य के तीसरे भाग पर और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं. हमने पहले दो पार्ट्स में मुग़ल साम्राज्य में किस प्रकार से शासन प्रशासन चलाया गया, किन लोगों ने, किस व्यक्ति ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, कैसे उसको आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें पढ़ी. आज हम पढ़ेंगे विशेषकर जो एक प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हुए, बादशाह हुए, अकबर, उनकी बात करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट ऑफ अ चैप्टर, दैट इज़ द मुग़ल एम्पायर. तो मनसबदारी सिस्टम जो चल रहा था मुग़ल साम्राज्य में, हमने पिछले भाग में देखा कि अकबर ने उसको बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से चलाया, क्योंकि वो प्रॉपर कैलकुलेशंस कर रहे थे. पर मनसबदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई औरंगज़ेब का कार्यकाल आते आते, और बहुत ही मुश्किल हुआ औरंगज़ेब को मनसबदारी सिस्टम को संभालना. So during Aurangzeb's reign, the actual revenue collected was often less than the sum granted. जितना बादशाह मनसबदार को पैसा देते थे, उससे कम रेवेन्यू कलेक्शन सरकार के पास या एम्परर के पास आ रहा था. There was a huge increase in the number of मनसबदार्स. दूसरा, मनसबदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. औरंगज़ेब was unable to control the system in the last years of his reign and therefore the peasants suffered a lot. तो मनसबदारी जो सिस्टम था उसको औरंगज़ेब कंट्रोल नहीं कर पाया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो सिस्टम चला गया, जिससे पीजेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए और बहुत सारे विद्रोही गुटों ने विद्रोह किया औरंगज़ेब के खिलाफ. अब हम जब्त या जब्ती सिस्टम और ज़मींदार की बात करेंगे. इस सिस्टम को बहुत अच्छे से चलाया बादशाह अकबर ने. द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो हमें यहाँ पर ये भी जान लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो प्रमुख जो स्रोत था मुगल रूलर्स के या मुगल सम्राट के इनकम का, उनके पास पैसा आ रहा था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से. जो फार्मर्स पीजेंट्स प्रोडक्शन कर रहे थे फूड ग्रेन्स का और अदर प्रोडक्ट्स का, उस पर टैक्स लगा के ही उनके पास सबसे ज़्यादा इनकम आ रही थी. द पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द विलेज हेडमैन एंड द लोकल चीफ्टन. ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे या किसान थे, वो जो ग्राम प्रमुख आसपास जो पावरफुल लोग होते हैं, उनके थ्रू ही टैक्सेस पे कर रहे थे. ऐसे लोकल चीफ्स या ग्राम प्रधान को उस समय मुग़ल कार्यकाल में ज़मींदारों के नाम से जाना जाता था, जिनके पास बहुत सारी धन दौलत, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और वो आसपास के एरिया को कंट्रोल करते थे. ज़मींदार्स वर रिच एंड पावरफुल लार्ज लैंड ओनर्स हु कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स. इफ़ यू टॉक अबाउट अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम, अब अकबर के अगर रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो राजा टोडरमल. टोडरमल वॉज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर. Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a period of 10 years, that is from 1570 to 1580. 1570 से 1580 के बीच में टोडरमल जी ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया कि कितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उसके प्राइसेस हैं, कितने एरिया पर हो रहा है. इस तरीके से उन्होंने टैक्स को आधार बनाया कि टैक्स किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए. इस सिस्टम को दसाला भी बोला गया. टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश बेस्ड ऑन दिस डाटा. ये जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, जो सर्वे किया, उसके आधार पे ही टैक्स लगाया जाता था पीजेंट्स पर. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल. जो उनके प्रोविंसेस थे या आज के आप स्टेट्स कह सकते हैं, उनको रेवेन्यू सर्कल्स में बांटा गया ताकि बहुत ही क्लियर हो सके कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त या जब्ती. इस सिस्टम को जब्त या जब्ती सिस्टम के नाम से भी जाना गया. अब जब्त और जब्ती सिस्टम की अगर बात करें तो इट वाज अ रेवेन्यू सिस्टम अडॉप्टेड बाय एम्परर अकबर. It was prevalent in areas where Mughal administrators could survey the land and keep careful accounts. ये उन एरियाज़ में prevalent था, उन एरियाज़ में प्रचलन था ज़ब्ती सिस्टम का, जहाँ पे वो आसानी से एसेस कर सकते थे कि कितना टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है, कितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पे.
But this system was not possible in provinces like Gujarat and Bengal because the Mughal emperor feared that the areas of Gujarat and Bengal have powerful zamindars which could rebel. तो वो विद्रोह कर सकते हैं, इसीलिए ये सिस्टम वहाँ इन दोनों प्रोविंसेस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. Sometimes zamindars and peasants of the same caste came in rebellion against the Mughal authority. कई बार जमींदार्स और जो पीजेंट्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं वो एक साथ आए, एक जाति के लोग, और उन्होंने बहुत संगठित विद्रोह, बहुत ही पावरफुल रेबेलियन किया मुगल एम्परर के खिलाफ. इफ़ यू टॉक अबाउट, अब हम बात करते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी की. अकबरनामा जो है वो अकबर के जो कोर्ट पोइट थे अबुल फजल, उन्होंने लिखी. उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा आइए जानते हैं. अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन टाइटल्ड अकबरनामा. अबुल फजल ने एक 3 पार्ट्स में किताब लिखी या बायोग्राफी लिखी. किसकी? अकबर के कार्यकाल की. यानी कि अकबर के कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या क्या किया, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उन्होंने किन किन नीतियाँ कौन सी अपनाई रिलीजन पे, कल्चर पे, एसेट्रा. So this book named Akbarnama was written by Abul Fazl in 3 volume या 3 parts. The first volume dealt with Akbar's ancestors. जो पहला भाग था उसमें उन्होंने क्या लिखा? अकबर के पूर्वजों के बारे में. The second volume recorded events of Akbar's reign. और दूसरे वॉल्यूम में उन्होंने अकबर के कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखा. और तीसरा द थर्ड वॉल्यूम वॉज आईने अकबरी. तीसरी वॉल्यूम जो थी, तीसरा भाग जो था, उसको स्पेसिफिक नाम दिया आईने अकबरी, विच डिस्क्राइब्स अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, जोग्राफी, कल्चर, रिलीजन, एसेट्रा. और तीसरे में आईने अकबरी जो तीसरा भाग था अकबरनामा का, उसमें उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली और बहुत ही इलेबोरेटली, बहुत एक्सप्लेन करके अकबर ने प्रशासन कैसे चलाया, उनके पर्सनल रिलेशंस कैसे थे, ठीक है, वो आर्मी कैसे मेंटेन कर रहे थे, कैसे टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, लोगों के प्रति उनका नज़रिया रवैया क्या था, एसेट्रा. ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी आईने अकबरी में. अब आईने अकबरी की थोड़ी बात करते हैं. लेट अस सी. आईने अकबरी प्रोवाइड्स रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया. आईने अकबरी में जो लोग अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के जो रह रहे थे, उनके बारे में एक डिटेल्ड अकाउंट है. आम लोगों एज वेल एज द नोबल्स, द गवर्नर्स ऑफ द मुगल एम्परर. द मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट थिंग्स सच एज क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस, रेवेन्यू, एसेट्रा. बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आईने अकबरी में कि उन्होंने डाटा दिया, न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स दिए, जिससे ये पता लग सके कि कितनी मात्रा में क्रॉप्स उगाई जा रही थी, क्या उनके प्राइसेस थे, कितने सैलरीज जो विभिन्न लोग बादशाह अकबर के लिए काम कर रहे थे उनको दिए गए, और कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था. तो उस ज़माने के लिए ये स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही अलग चीज़ थी जो कि मुख्यतः नहीं दिए जाते थे. अकबर कमीशनड अ ट्रांसलेशन ब्यूरो नोन एज मकताब खाना एट फतेहपुर टू ट्रांसलेट संस्कृत वर्ड्स इनटू पर्शियन. अकबर ने बहुत सारे ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाए, उनमें से एक था मकताब खाना जो कि फतेहपुर में उन्होंने बनाया, जिससे संस्कृत के जो शब्द हैं उनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया जा सके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो द अम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा. तो जैसे कि आप आज के ज़माने में देखते हैं, एक देश होता है, देश के बाद उसको राज्यों में बदला जाता है, राज्यों में विभाजित किया जाता है, और राज्यों को फर्दर ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया जाता है, फिर ब्लॉक्स में, एसेट्रा. इसी प्रकार से अगर हम इसका कंपैरिजन करें अकबर के कार्यकाल से, तो अकबर ने अपने जो स्टेट्स थे, जो अम्पायर था, उसको स्टेट्स में बदला, जिसको उन्होंने बोला सूबा. दीज सूबाज वर गवर्नड बाय अ सूबादार. तो उनके जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी राज्यों में उन्होंने अपने साम्राज्य को विभाजित कर रखा था, उनका नाम उन्होंने सूबा रखा, और उस पे जो प्रमुख अधिकारी था उस अधिकारी का नाम था सूबादार. तो वो वहाँ पे क्या देख रहा था? पॉलिटिकल, मिलिट्री, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंस, ठीक है,
पर वो अकेला नहीं था, सूबेदार के साथ या सूबादार के साथ बहुत सारे लोग उसके असिस्टेंट्स के लिए थे। जैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमारे राज्यों में आज के समय में चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर के बाद अदर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एसेट्रा। तो इसी तरीके से वहाँ पे उन्होंने अपने साम्राज्य को, अकबर ने सूबों में बांटा और हर एक सूबे पे एक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जिसको उन्होंने सूबादार बोला। और सूबादार की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग और भी थे। आइए देखते हैं और कौन कौन मदद कर रहे थे। पहले देखते हैं कि सूबादार जो है वो सभी पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस कैरिड आउट कर रहा था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था। यानी कि अल्टीमेट जिम्मेदारी सब चीज़ की किसकी? रेवेन्यू कलेक्शन की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, लोगों के साथ न्याय करने की, ठीक है, सेना को अच्छे से संभाल के रखने की ताकि जब भी ज़रूरत हो जो इसका इस्तेमाल किया जा सके, एसेट्रा। ये बहुत सारे कार्य, विभिन्न कार्य जिम्मेदारी थे सूबादार का। ईच प्रोविंस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर नोन एज दीवान। और सूबेदार की मदद के लिए बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे दीवान। ये दीवान कौन होता है? फाइनेंशियल ऑफिसर या फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो सूबेदार की हेल्प के लिए एक ऑफिसर हमने जान लिया, क्या? हु इज नोन एज फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑल्सो नोन एज दीवान। देयर वॉज अ मिलिट्री पे मास्टर नोन एज बख्शी। उसके साथ साथ एक और अधिकारी जिसको हम बख्शी के नाम से उस समय में जानते थे, मुगल कार्यकाल के समय में, दैट इज़ मिलिट्री पे मास्टर, जो कि सोल्जर्स की सैलरीज कैसे पे करनी है, कितनी पे करनी है, उसका ध्यान रखता था। इसके अलावा अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में देयर वॉज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल मैटर्स। धर्म के और चैरिटी के, चंदे के, दान के इश्यूज़ को जो देखता था उसका नाम था सद्र। द मिलिट्री कमांडर्स वर नोन एज फौजदार्स। इसके अलावा जो मिलिट्री कमांडर्स थे जिनका काम सिर्फ मिलिट्री को मेंटेन करना था, उनको फौजदार के नाम से जाना गया। टाउन पुलिस कमांडर वॉज नोन एज कोतवाल। इसके साथ साथ पुलिस जो कमांडर था उस शहर का, टाउन का, उसको बोलते थे हम कोतवाल। अकबर्स नोबल्स वर वेरी लॉयल टू द एम्परर। अकबर के जो नोबल्स थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे, जिसको आप सूबेदार भी कह सकते हैं या गवर्नर कह सकते हैं। दे वर वेरी लॉयल इन द बिगिनिंग बट लेटर ऑन दे बिकेम सेल्फ सेंटर्ड एंड दे वर्कड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स। इफ़ वी फर्दर टॉक अबाउट अकबर्स रिलीजियस व्यूज़, तो अभी तक हमने जान लिया कि अकबर शासन प्रशासन कैसे चला रहे थे, उन्होंने कौन कौन से व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा था किस काम के लिए। इसके अलावा उनके जो एक किताब लिखी उसमें बहुत डिटेल्ड अकाउंट मिलता है, और अकबर के नवरत्नों के बारे में हमने जान लिया। अब बात करेंगे अकबर के रिलीजियस व्यूज़, किस प्रकार के धार्मिक विचार थे अकबर के। When Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulema, Brahmins and with other religious leaders of other religions. तो जब 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी में थे वो, तो उन्होंने डिस्कशन किया, अलग अलग धर्म के विशेषकार जानकारों को बुलाया और उनसे चीज़ें पूछी कि आपके धर्म में क्या विशेष है, क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरीके से हिंदू धर्म, सिख, ठीक है, मुस्लिम्स एसेट्रा, इन सभी से उन्होंने जानकारी ली, एक डिस्कशन किया। ही वॉन्टेड टू नो द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। उनको ये जानना था कि उसके साम्राज्य में रहने वाले लोग किस प्रकार के धर्म को फॉलो करते हैं और क्या क्या उनके कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। ही फाउंड दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसाइज्ड रिचुअल्स एंड डॉगमा वर ऑफन बिगॉट्स। उन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे ऑर्डर्स पास करते हैं या ऐसी बातें आम लोगों में फैलाते हैं जिससे जो दूसरे के धर्म के प्रति इनटॉलरेंस बढ़ता है, यानी कि दूसरे की धार्मिक भावना का सम्मान नहीं होता। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट्स। इनकी जो टीचिंग्स है कुछ लोगों की, कौन से लोगों की? जिनको उन्होंने बोला बिगॉट्स, ठीक है, और जो डॉगमा की प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। इन दोनों ही शब्दों को हम
जानेंगे अंत में, क्योंकि ये कुछ नए शब्द हैं हमारे लिए, इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब तो इन्होंने ये जान लिया कि कुछ लोग ऐसे हैं सभी धर्म में जो विभाजन फैला रहे हैं और साम्राज्य की जनता में। तो अकबर ने इसको चेंज करने का प्रयास किया और उन्होंने एक नया ही सिस्टम रिलीजन का अडॉप्ट करने का प्रयास किया, जिसको उन्होंने नाम दिया सुले कुल। और सुले कुल को यूनिवर्सल पीस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सुले कुल में उन्होंने क्या करने का प्रयास किया। सुले कुल वॉज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल पीस, सर्व शांति। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ये जो आइडिया था उनका सहिष्णुता का, टॉलरेंस का, ये किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ भेदभाव नहीं करता था। इट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स दैट इज ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। ये जो सिस्टम था सुलह कुल का, ये फोकस कर रहा था जो यूनिवर्सल जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस, ठीक है, इनके ऊपर फोकस कर रहा था, ताकि हर एक धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति उनका रिस्पेक्ट हो, आदर हो, और वो पीसफुली राज्य साम्राज्य में रह सके और साम्राज्य का विकास हो सके। तो ईमानदारी, न्याय और शांति के 3 वैल्यूज़ पर बेस था यूनिवर्सल पीस या सुलह कुल। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल के आइडिया के आसपास अकबर के लिए पॉलिसी बनाने का काम किया अबुल फजल ने। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां। अकबर से आगे आने वाले जो 2 सम्राट थे, जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने भी इस पॉलिसी को फॉलो किया, परंतु सैडली जो औरंगज़ेब थे उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, और औरंगज़ेब के बाद से ही मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। अब मुग़ल एम्पायर की बात करेंगे 17वीं सेंचुरी, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मुग़ल साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुग़ल एम्पायर लेड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और फौजी ताकत थी मुग़ल साम्राज्य की, उसने उसको बहुत महान साम्राज्य बनाया, जिसमें बहुत सारा धन है, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी है, बहुत अच्छे से व्यापार हो रहा है अन्य देशों के साथ और साम्राज्य के अंदर। बट देयर वॉज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां इन पर्टिकुलर, और शाहजहां के बाद आने वाले जो मुग़ल रूलर्स थे, उनके कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। जो अमीर थे, जो ज़मींदार से, दे बिकम वेरी रिच एंड पावरफुल, एंड द अदर ऑफिसर्स सच एज सूबादार, बट द पुअर पीपल बिकेम मोर पुअरर, and there was a lot of difference, lot of gap, economic gap between the rich and the poor. The poor artisans and peasantry were suffering from the high revenue collection, and no savings or additional income was left for their development. जो poor peasants थे, जो farmers थे, जो artisans थे, उनके पास, बेचारों के पास बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं था सेविंग्स में, क्योंकि बहुत सारे टैक्स उनके ऊपर लगाए हुए थे, बहुत हैवी टैक्सेस पे कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका विकास कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि जब एडिशनल इनकम नहीं होगा तो किसी भी बिजनेस का या फार्मिंग का विस्तार नहीं हो पाएगा। जब वो इक्विपमेंट्स ही नहीं ले पाएंगे, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट तब लेंगे जब एक्स्ट्रा पैसा होगा। अगर उनका काम ही सिर्फ चलेगा तो फिर वो कैसे और चीज़ें खरीद पाएंगे। तो इसलिए हाई टैक्सेस भी एक रीज़न रहा मुग़ल साम्राज्य के डिक्लाइन का। उसके बाद अगर बात करें, द enormous wealth and resources made the Mughal extremely powerful in the late 17th century. As the authority of the Mughal declined, their servants emerged as powerful. जैसे जैसे अथॉरिटी कम होने लगी मुग़ल एम्परर की, वैसे ही उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनके जो गवर्नर्स हैं, उनके जो सूबादार हैं, वो काफ़ी पावरफुल हो गए। इसमें कुछ पावरफुल स्टेट्स एमर्ज हुए, जैसे कि हैदराबाद, अवध एसेट्रा। तो इमेजिन करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्यों मुग़ल साम्राज्य का कोलैप्स हो गया, क्यों मुग़ल साम्राज्य गिर गया और अंत में आते आते पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। उसके बहुत सारे कारण थे। अंग्रेज़ों का आना भी उसका एक कारण था। इसके अलावा वीक रूलर्स उसका एक कारण था। काफ़ी वीक जो थे आगे आने वाले रूलर्स थे, औरंगज़ेब और उसके बाद। और इसके अलावा हाई टैक्सेस
भी एक बहुत बड़ा कारण था। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो उनके सर्वेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाना, एसेट्रा। ऑल दीज वर कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इमेजिन करना है आपने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू इमेजिन एंड राइट योर ओन आंसर्स। ठीक है, कोई स्टीरियोटाइप, कोई प्रेजुडिस दिमाग में नहीं रखना है। इमेजिनेशन के बाद जो भी आपके मन में आए वो ऑनेस्टली उसको लिखना है। सो इमेजिन क्या करना है, पहली बात तो यही है, यू हैव इनहेरिटेड अ किंगडम। आपके पास एक साम्राज्य आ गया है आपके पूर्वजों से, यानी कि आपको उसका शहंशाह, उसका राजा बना दिया गया है। वट वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रॉस्परस? हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रॉस्परस? कैसे आप अपने किंगडम को स्टेबल और प्रॉस्परस बनाएंगे? ठीक है, यानी कि क्या क्या स्टेप्स लेंगे, प्रशासन कैसे चलाएंगे, शासन कैसे चलाएंगे, मिलिट्री कैसी होगी, पुलिस कैसे होगी, टैक्सेस कितने लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, एसेट्रा। ये सारी चीज़ें इमेजिन करें। हालांकि आपके लिए इमेजिनेशन के लिए काफ़ी बड़ा काम है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी एज में ही अकबर को भी राजा बना दिया गया था। तो इमेजिन करें और अच्छे से आंसर्स लिखें, ताकि हम लोग ये जान सकें कि आपकी इमेजिनेशन कितनी दूर तक जाती है। नाउ कुछ नए शब्द हमने देखे। सबसे पहले डॉगमा, एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। तो डॉगमा एक ऐसे स्टेटमेंट है, ऐसा एक फरमान है, ऐसा एक ऑर्डर है जिसको बिना किसी सवाल के फॉलो करना है। उसके बाद बात करें बिगॉट की, एन इंडिविजुअल हु इज़ इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चर। बिगॉट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के धार्मिक जो विचार हैं उनके प्रति टॉलरेंट नहीं होता, सहिष्णु नहीं होता, यानी कि उनकी बातें उसको सुनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और वो अपने ही रिलीजन को ऊपर रखता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है और उनको निचले दर्जे का नागरिक मानता है। सुलह कुल, ये भी पढ़ा हमने, यूनिवर्सल पीस, अ न्यू सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव्स स्टार्टेड बाय एम्परर अकबर। Now moving on to the assignment part, here we have question number first, describe the religious policy of Akbar. Question number 2, who were zamindars and what was their work in the Mughal rule? Question number 3, name the people who have different roles in the Mughal administration. तो यहाँ पे आप सूबादार, दीवान, सद्र, इन सबको एक्सप्लेन करें. Question number 4, who were subadars and what was their role in the Mughal administration? I hope today's video was informative. If it helped you in understanding the Mughal Empire, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have learned. Also give your valuable suggestions through comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest updates and more informative videos. Thank you and have a nice day.